क्या कभी सोचा है कि एक गैराज में शुरू हुई छोटी सी कंपनी एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी को कैसे टक्कर दे पाती है? ये एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियात की कहानी जैसी है और आज के विश्लेषण में हम इसी की प्लेबुक को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक छोटी सी टीम जिसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, वो एक ऐसे कॉर्पोरेट दिग्गज को कैसे हरा देती है जिसके पास पैसा, ब्रांड, कस्टमर्स, मतलब सब कुछ है। ये वाकई डेविड बनाम गोलियात की लड़ाई लगती है ना? और इस लड़ाई को जीतने का जो सीक्रेट है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। जेसन कोहेन कहते हैं कि स्टार्टअप्स को उन जगहों पर वार करना चाहिए जहां बड़ी कंपनियां कमजोर होती है या जहां वे जाना ही नहीं चाहती। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम पहले चुनौती को समझेंगे, फिर उन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जिनसे स्टार्टअप्स लड़ते हैं, यूनिकॉर्न बनते हैं और आखिर में पूरी दुनिया पर छा जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असली चुनौती की। हर स्टार्टअप एक अंडरडॉग की तरह शुरू होता है। उनके सामने एक गोलियत यानी एक बड़ी स्थापित कंपनी खड़ी है। उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सालों से बनाया हुआ ब्रांड और लाखों लॉयल कस्टमर्स भी हैं। सच कहूं तो ये एक लगभग नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई है। लेकिन और यही सबसे मजेदार बात है, एक स्टार्टअप अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। तो चलिए अब सीधे उस प्लेबुक में उतरते हैं जिससे ये अंडरडॉग्स बड़ी कंपनियों को टक्कर देते हैं। तो पहली और शायद सबसे जबरदस्त स्ट्रैटेजी, एक ऐसा मैदान चुनो जहां बड़ा खिलाड़ी खेलने से ही मना कर दे। मतलब एक ऐसे छोटे अनछुए बाजार को टारगेट करो जो एक बड़ी कंपनी के लिए इतना छोटा हो कि वो उस पर ध्यान देना भी जरूरी ना समझे। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट। देखिए, एक बड़ी कंपनी के लिए कोई नया प्रोडक्ट तभी काम का है जब वो करोड़ों डॉलर कमा कर दे, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए कुछ मिलियन डॉलर का रेवेन्यू भी बहुत बड़ी जीत है। स्टार्टअप्स बस इसी गैप का फायदा उठाते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है नई अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी को अपनाना। जहां बड़ी कंपनियां स्टेबिलिटी चाहती हैं और ऐसे रिस्क से दूर भागती हैं, वहीं स्टार्टअप्स के लिए यही रिस्क एक सुनहरा मौका बन जाता है। और यहाँ सारा खेल नजरिए का है ना? एक बड़ी कंपनी सोचती है, क्या ये टेक्नोलॉजी 5 साल चलेगी, क्या ये सेफ है? लेकिन एक स्टार्टअप के लिए असली खतरा टेक्नोलॉजी नहीं है। असली खतरा है पैसा खत्म होने से पहले कस्टमर न मिलना। इसलिए वो टेक्नोलॉजी का रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि यही उन्हें रेस में आगे निकाल सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, बदतर बनना, लेकिन ये एक शानदार स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक स्टार्टअप को हर चीज़ में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बड़ी कंपनियों पर अपने ब्रांड की इमेज बचाने का प्रेशर होता है, इसलिए उन्हें हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। एक बड़ी कंपनी को सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, लीगल सब पर भारी पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन एक स्टार्टअप वो बस उन एक या दो चीज़ों पर फोकस कर सकता है जो उसके कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, और बाकी चीज़ों में बस काम चलाऊ हो सकता है। इसी लेज़र फोकस की वजह से वे कम लागत में वो चीज़ दे पाते हैं जो उनके ग्राहकों को असल में चाहिए। तो जब ये सारी स्ट्रैटेजीज काम कर जाती हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा एक यूनिकॉर्न का जन्म। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये यूनिकॉर्न होता क्या है। तो ये यूनिकॉर्न होता क्या है? सीधे सीधे बोलें तो ये एक ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप है जिसकी कीमत $1 अरब के जादुई आंकड़े को पार कर जाती है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि स्टार्टअप की दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा सिंबल है। और जरा इस ग्रोथ पर नजर डालिए, मतलब कमाल ही है। पिछले एक दशक में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में जैसे एक विस्फोट सा हुआ है। 2013 में जहां सिर्फ 39 यूनिकॉर्न्स थे, वहीं आज ये संख्या 1300 के भी पार पहुंच गई है। ये दिखाता है कि ये ट्रेंड कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। और इन सब की टोटल वैल्यू $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक फोर्स है जो दुनिया भर के मार्केट्स को हिला रही है। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। चीन और भारत जैसे देश भी अब यूनिकॉर्न बनाने के बड़े हब के तौर पर उभर रहे हैं। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। फाउंडर्स को आईपीओ या कंपनी बिकने से पहले अपनी सालों की मेहनत का फल कैसे मिलता है? वो अपनी वेल्थ को हकीकत में कैसे बदलते हैं?
देखिए, यहाँ 2 तरह की शेयर बिक्री होती है। एक है प्राइमरी सेल, जिसमें कंपनी नए शेयर जारी करती है और वो पैसा कंपनी को आगे बढ़ाने में लगता है। और दूसरी है सेकेंडरी सेल, जिसमें फाउंडर्स जैसे मौजूदा शेयर होल्डर अपने खुद के शेयर बेचते हैं और वो पैसा सीधा उनकी जेब में जाता है। और ये प्रोसेस सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। बस कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं, थोड़ी फीस चुकानी होती है और कंपनी इस ट्रांसफर को रजिस्टर कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाउंडर्स को अपनी सालों की मेहनत का फल कंपनी के आईपीओ या बिकने का इंतजार किए बिना ही मिल जाता है, जिससे उनका पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो जाता है। अब आते हैं स्टार्टअप के सफर के आखिरी पड़ाव पर, दुनिया जीतना। और इसे समझने के लिए हम भारतीय स्टार्टअप ज़ोमैटो को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। ज़ोमैटो ने जो किया वो बहुत ही स्मार्ट था। नए देश में जीरो से शुरू करने की जगह उन्होंने वहां की पहले से जमी जमाई लोकल कंपनियों को ही खरीद लिया। इस एक मूव से उन्हें बना बनाया कस्टमर बेस और उस मार्केट की गहरी समझ दोनों रातों रात मिल गए। और ये नंबर्स ज़ोमैटो की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी की कामयाबी की कहानी खुद बताते हैं। आप देखिए, उनके कुल ट्रैफिक का लगभग 45% भारत के बाहर से आता है, खासकर यूएई जैसी जगहों से। ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी ने वाकई काम किया। तो हमने एक स्टार्टअप के पूरे सफर को देखा, एक छोटे से चैलेंजर से शुरू होकर एक स्मार्ट प्लेबुक का इस्तेमाल करके एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे दुनिया भर के स्टार्टअप्स बार बार कॉपी कर रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो स्टार्टअप्स आज इस प्लेबुक का इस्तेमाल करके बड़े बन रहे हैं, वही तो कल के स्थापित गोलियत बनेंगे। तो असली सवाल ये है, जब आज के डेविड कल के गोलियत बन जाएंगे, तो उन्हें टक्कर देने वाला अगला डेविड कौन होगा और कहाँ से आएगा? क्योंकि ये जो चक्र है, ये कभी नहीं रुकता।